जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? तो पिछली कुछ कक्षाओं से हम लगातार पढ़ रहे हैं आधुनिक शिक्षण विधियां। उनमें से एक विधि है महाराज खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। हेनरी काल्डवेल कुक महोदय ने ये विधि दी। देखो अब यहां एक प्रश्न बनता है भैया, ध्यान देना। शिक्षा में खेलों के महत्व को सबसे पहले नोटिफाई किसने किया? फ्रोबेल ने। किसने किया? गेंद का खेल। लेकिन खेल विधि के जनक कौन है? कौन है? कुक महोदय। कौन है? ये ध्यान देना, क्योंकि वहां ये प्रश्न गड़बड़ हो जाता है। पहला विकल्प अमूमन एग्जामिनर फ्रोबेल देता, क्योंकि माथे में उसके भी है कि खेल 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 से फ्रोबेल याद आएगा, क्योंकि सबसे पहली विधि लोग किंडरगार्टन ही पढ़ते हैं। ठीक है, खेल विधि के जनक काल्डवेल कुक महोदय हैं। और खेलों के महत्व को शिक्षा में सबसे पहले स्वीकार किसने किया? फ्रोबेल ने। एजुकेशन ऑफ मैन। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है। खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है? जी बताओ, कैसे सिखाया जा सकता है? भाई हमने उस कक्षा में भी ये कहा था कि खेल बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है। भाई कभी भी खेल खेलने के लिए बच्चे को प्रेरित नहीं करना पड़ता। जैसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता ना, पढ़ा करो और आपका जीवन बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। खेल के लिए आपको डाकन डब्बा खेलने के लिए किसने प्रेरित किया था? सतोलिया खेलने के लिए किसने प्रेरित किया था? हैं? गुल्ली डंडा खेलने के लिए किसने प्रेरित किया था? हैं? लाता दड़ीर, माल दड़ीर, रावण वल्लार, हैं? छुपम छुपाई, कितने प्रकार के खेल चलते थे। किसने प्रेरित किया? किसी ने नहीं। खेल बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है, तो क्यों ना उसे स्वाभाविक रुचि से ही शिक्षण करवा दो यार। भाई एक तो बाहर से समझा समझा करके उसको आप पढ़ाओगे, ठीक है, तो उसको आप ऐसे प्रेरित कर रहे हो, अनुशासित कर रहे हो, बाहर से प्रेरणा दे रहे हो। एक जिस चीज में उसको आनंद आ रहा है, खेलने में आनंद आ रहा है, तो उस खेल को ही उसके अध्ययन का माध्यम बना दो ना, उसको पता भी नहीं चलेगा और वो सीख भी जाएगा। क्योंकि खेल बच्चे की कैसी रुचि होती है? स्वाभाविक रुचि होती है। दूसरी बात, इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू होता है। हो सकता है कि सीखते समय बच्चा निष्क्रिय रहे कक्षा में। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप में से कितने बच्चे सक्रिय है कौन जाने। हो सकता है किसी के ध्यान में कुछ और ही चल रहा हो, मे बी हो सकता है कुछ चिंता चल रही हो, कोई उत्साह चल रहा हो, कोई आगे की प्लानिंग चल रही हो कि पर्यायवाची कैसे याद करने हैं, कुछ भी हो सकता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत जरूरी नहीं है। लेकिन अब आप खेल रहे हो तब तो सब क्रियाशील हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान वही रहना होगा। ठीक है, तो इसमें किसका सिद्धांत लागू होता है? क्रियाशीलता का, स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। खेलने में बच्चे की जन्मजात रुचि होती है। मैं जैसे उस दिन भी कह रहा था, खेल रोकने के लिए बच्चे को प्रेरणा देनी पड़ती है। अब आजा रोटी खा ला बाया, है पकड़ करके लाना पड़ता, रोटी खा, ठीक है। और वो छुड़ा छुड़ा करके ऐसे वो माँ खाना खिलाती रहती है, ऐसे दही रोटी, और उसका ध्यान उधर ही रहता है, ऐसे देखता रहता है कि हाँ अभी क्या हो रहा है, उसका पूरा ध्यान वहीं रहता है। बच्चे को रुचि मिलती है। तो महाराज रुचि के काम को करते समय व्यक्ति को बोझ नहीं आता, ठीक है। और अरुचि का काम करने में व्यक्ति थोड़े दिन में थक जाता है। समझ में आई? भाई जैसे अब आपकी पढ़ने में ही रुचि हो तो आपको अध्ययन बाधा नहीं लगेगा, और आप मजबूरी में पढ़ेंगे ना तो आपको अध्ययन बाधा लगेगा। मेरी पढ़ाने में रुचि है इसलिए आनंद आता है। अब केवल ये जीविकोपार्जन का माध्यम समझ बैठे हम कि हाँ यार करना पड़ेगा, अरे यार कब जो है ना, तो फिर बाद में उसमें वो भाव कभी भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? रुचि का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। सब बच्चों को खेल खिलाए कैसे? तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए अलग प्रकार के खेल होंगे, बड़े बच्चों के लिए अलग प्रकार के खेल होंगे। छोटे बच्चों के से राउंड में बैठा लिया, ठीक है, एक गेंद होती है या कोई तौलिया वगैरह कुछ भी लिया, एक बच्चा दौड़ेगा किसी के पीछे डाल देगा, जिसके पीछे डालेगा उसी को कोई प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, कोई शब्दार्थ याद करके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो दौड़ेगा, वो किसी के हाथ में वो गेंद ऐसे फेंकते जिसके हाथ में रुक जाती है, उसको बोलना पड़ता है। ऐसे कई प्रकार के आप खेल बना सकते हो, रोचक रोचक, जिसमें बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा भी हो। खेल अनुशासन को भी जन्म देता है, खेल नैतिकता को भी जन्म देता है, और बच्चा धीरे धीरे ऐसे भाषा के सामान्य शब्दों का परिचय भी ले लेगा। ठीक है, कई प्रकार के खेल आप बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए आजकल स्कूल्स में कई प्रयोग होते हैं। लेकिन अब इस विधि का एक बड़ा दोष होगा कि बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, उनको खेलते हुए शर्म आने लगेगी। अब आपको कोई यहाँ कहेगा डाकन डब्बा खेलो, ऐसे एक टांग पे उछल उछल करके, यहाँ खेल पाओगे क्या? है पहले तो कितना खेलती होंगी आप सब, हैं थे पहले बायावर मालदड़ी। अब कोई का मालदड़ी यहाँ खेलो,
ठीक है, तो वो भाव नहीं आ पाएगा। और पहले पसीना और भाग रहे हैं, लग रही है, ठोकर लाग रही है, गोडा फूट रहा है, पर भी भाग रहा है, ऐसे आनंद था। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में एक थोड़ा सा ऐसे आ जाता भाव कि वो इतना ज्यादा ओपन नहीं हो पाता, ठीक है। तो बड़े बच्चों के लिए किस प्रकार के खेल, उनको थोड़ा सा झिझक होने लगेगी। जिन खेलों में बचपन में वो बिना बुलाए जाते हैं, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ फिर उनको उससे एक दूरी होने लग जाती है, क्योंकि उनका मानसिक विकास अधिक हो जाता है, ठीक है। एक खुद के व्यक्तित्व को भी वो मन में डेवलप बना लेते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो क्या करें आप, उनके लिए सांस्कृतिक खेल होंगे, ठीक है। नाटक है, एक तरह का खेल ही तो है, नाटक के माध्यम से भी शिक्षण तो हो ही रहा है। आप नुक्कड़ नाटक करवा रहे हो, जागृति अभियान चलवा रहे हो, आप उनको किसी मेले में सर्विस देने के लिए लेकर के जा रहे हो कि आज भाई इस मेले की इस सफाई व्यवस्था हम ही संभालेंगे, ठीक है। वहां से भी आपको सामाजिक शिक्षा भी तो प्राप्त हो रही, कई प्रकार की चीजें प्राप्त हो रही है, ठीक है। स्काउटिंग है, स्काउट SUPW के कैंप है, वो भी एक तरह की प्रतियोगिताएं तो है, आयोजन ही तो है, उनके माध्यम से उनको भी शिक्षित किया जा सकता है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ भैया, इससे भाषा का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। छोटे बच्चों के फिर भी ये काम की विधि है, छोटे बच्चों को शुरुआत में खेलों के माध्यम से भाषा का जो उनके लिए आवश्यक ज्ञान है, जो सामान्य शब्दार्थों का ज्ञान, एक रुचि के साथ पढ़ने में उनकी ललक भी पैदा हो जाएगी, वो आप कर सकते हैं। ये कौन सी विधि हो गई? खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। अब इस खेल विधि के अलावा एक गांधी जी की बेसिक शिक्षा और आती है, जिसको क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? देखो, गांधी जी का ये मानना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य अक्षर ज्ञान करवाना नहीं है, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें बौद्धिक भी है तो आध्यात्मिक भी है, शारीरिक भी है तो मानसिक भी है, ठीक है। सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिकता आजकल शिक्षा से गायब हो चुकी है, इसलिए वो आजकल अमूमन शिक्षा संस्कारहीनता का कारण बनी है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई वैसे वैसे लोग संस्कारहीन होते गए, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों का प्रेम खत्म होता गया, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई लोग स्वार्थी होते गए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को अपना स्वार्थ दिखाएगी। अरे शिक्षा बुद्धि तो देती है, और बुद्धि से व्यक्ति में क्या आएगा? बुद्धि तो स्वार्थ लेकर के आएगी। फिर वो कहेगा कि यार झूठा जो है ना यहाँ करने की कोई जरूरत ही नहीं, मेरा तो नुकसान नहीं होने वाला या कोई लाभ नहीं होने वाला। व्यक्ति हर चीज को लाभ हानि के तराजू पर तोलने लगे। तो गांधी का ये मानना है कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का संपुट होना भी आवश्यक है। भाई शिक्षा से आपने बम तो बना लिया, विज्ञान की शिक्षा से ही तो बनाए, लेकिन रसिया ने यूक्रेन पर छोड़ दिया। लेकिन यदि उसने अहिंसा का सिद्धांत पढ़ा होता गांधी का, तो आज वो नहीं कर पाते। समझ में आ रही बात? तो शिक्षा में ये सब चीजें भी आवश्यक है। तो गांधी जी ये मानते थे कि वह शिक्षा कोई कागजी शिक्षा निरर्थक है, जो बच्चे को जीविकोपार्जन के लिए कुशल न बनाती हो, उसको कोई हाथ का हुनर न सिखाती हो, वह शिक्षा, केवल अक्षर ज्ञान को वो शिक्षा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा किसी हस्तकार्य के माध्यम से दी जानी चाहिए। शिक्षा किसके माध्यम से दी जानी चाहिए? अरे हर इलाके में कोई हस्तशिल्प होता है, हर जगह की कोई ना कोई चीज फेमस होती है। कहीं मिट्टी के घड़े ही बनाए जाते हैं, तो कहीं गोटा किनारी का काम ही होता है, कहीं पेच वर्क का काम होता है, तो कहीं मिरर वर्क का काम होता है, कहीं कसीदाकारी का काम होता है, कहीं बंधेज का काम होता है। राजस्थान की लोक कलाओं में देखते हैं हम सब तमाम चीजों को। तो उद्योग, आजकल उद्योग हो गए, पहले हस्तशिल्प अधिक होते थे। हस्तशिल्प या उद्योग के माध्यम से शिक्षा दो, ताकि जब वो बच्चा शिक्षा लेकर के ऐसे तैयार हो जाए तो उसके सामने कोई नया विकल्प ना हो, तो वो अपना पेट तो भर सके। आज की शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है, आपने MA कर लिया लेकिन आता कुछ नहीं है। समझे ना? आप और हम सब MA कर लेते हैं, शिक्षा कंप्लीट, सब PG कर ली, स्नातकोत्तर, स्नातक तक शिक्षा की संपूर्णता मानी जाती है, स्नातकोत्तर कर लिया। अब कहें कि सब पेट कैसे भरा जाएगा, नहीं पता। यही तो है शिक्षा का दोष। फिर सिखाया क्या? व्यक्ति को आपने 25 वर्ष तक तैयार किया, लेकिन आप उसको पेट भरने का तरीका न सिखा पाए। कितना इन लोगों की दूरदर्शिता कितनी थी। अब आज जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू की है, उसमें इन स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता से वो रख रहे हैं कि व्यक्ति को कोई ना कोई काम तो आना चाहिए। 25-27 के हो गए जी, आता कुछ नहीं है। कोई कहे कि पढ़ाना आता, पढ़ाना भी तो एक हुनर है कि आता नहीं आता। टाइपिंग आती है, नहीं आती। खाना बनाना आता है, वो भी नहीं आता। आजकल की नई पीढ़ी को तो वो भी नहीं आता, ठीक है। तो ये खाना बनाना, पेट भर सकता है व्यक्ति, कोई ना कोई वर्क तो आने चाहिए। सिलाई करनी आती है, एक जी वो भी नहीं आती। तो क्या आता? कुछ नहीं आता। तो फिर पेट कैसे भरा जाए? स्वाभाविक है, शिक्षा 25-27 के बाद अर्जित तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। और यदि कोई वहां के लोकल उद्योग में वो बच्चा निपुण है,
तो काम तो मिल जाएगा ना। अरे किसी को टाइल्स लगानी आती है तो वो भूखा थोड़ी रहेगा। समस्या क्या हो गई है, देखो अपन एक हल्का सा चिंतन भी पेश करते हैं। आजकल की समस्या क्या हो गई, हम कामों को ऊंचा नीचा समझने लगे हैं। ऊंचा नीचा कि ये तो नीचा काम है। अरे काय का नीचा काम है? जिन्हें हम नीचा समझते हैं वो काम कर करके हमारे माता पिता ने, हमारे जो है अभिभावकों ने हम सबको इस पढ़ने लायक बना दिया। वही तो बात है, ठीक है। लेकिन आजकल जैसे अपन कहें कि एक पुचके की रेहड़ी जो लगाता है वो व्यक्ति शाम को 1000-1500 रुपए कमा करके घर पहुंचता है। अब कुछ लोग उस कर्म को नीचा, कर्म कभी नीचा नहीं होता, कोई कर्म नीचा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति बने, उनके पिताजी बूट पॉलिश करते थे। वो गए संसद में, ठीक है, उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि फ्री वक्त में जूतों की पॉलिश करवाने मेरे पास आ जाना। समझना इस बात को, मतलब अपने कर्म को कितनी महानता के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये होता है, हम कर्मों को क्या, गांधी जी क्या करते थे, चरखाई तो चलाते थे, सूत कातना। सूत कातना, अब लोग कहते हैं कि चरखे से सूत कातना मतलब लोगों को आत्मनिर्भरता का संदेश देना कि आप काम तो सीखे, आपको कपड़े बनाना आता है तो अपन कपड़े तो बना सकते हैं ना। उस समय की स्थिति में उन्होंने ये सोचा, और उस समय भी उन्होंने हस्तशिल्प के साथ उद्योग को काम में लिया। हम यदि किसी उद्योग की मशीन चलाना जानते हैं, हमारे सामने कोई नया रोजगार का अवसर नहीं आए तो वो भी रोजगार ही तो है, पेट ही तो भरना है, आत्मनिर्भरता की ओर हम जाएंगे। ये चिंतन है। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी समस्या कि हम कर्मों को ऊंचा नीचा मानने लगे, कार्यों को ऊंचा नीचा मानने लगे। पेट भरने के लिए किया गया कोई भी नैतिक कर्म कभी नीचा नहीं। अनैतिक मत ना कीजिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, किसी का गला नहीं काटना चाहिए, व्यभिचार ना हो, ठीक है, वो गलत कुछ भी ना हो, सामान्य कर्म तो होने चाहिए। भाई जैसे हम कहें भाई हमारे यहाँ तो दूध का ही काम था, ठीक है, और वो दूध इकट्ठा करना और फिर शहर में वो दुकान पर ला करके, तो अब स्वाभाविक है उसी के माध्यम से घर वालों ने पढ़ा दिया और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब कोई नीचा कर्म थोड़ी, गौरवपूर्ण कृत्य है आपका, ठीक है। कोई भी कर्म, हम सब कृषक परिवारों से आते हैं तो कृषक परिवारों में साहब आपको वो करना पड़ेगा, निनाण, डूचनी, लावणी है, ये सब करना पड़ेगा, तो वो नीचे थोड़ी है। कोई गाय, अब जैसे आप हम सब में, मैं सबको खुद को भी शामिल कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ बच्चियां तो जानती है कोई कि गाय का दूध निकालना, तो अपने को तो नहीं आता, कुछ लोगों को आता, बाकी अमूमन नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि नीरणी काहे को बोलते हैं, ये नहीं पता है। तो ये अब आए, किसी को आए इस शहर में, मान लीजिए अपन सीकर शहर में इस समय बात कर रहे हैं, किसी को आए एक छोटा सा प्लॉट किराए पर लिया, बाहर की तरफ 5 गाय ला करके बांध ली, 30-40 हजार रुपए तो कमा ही सकता है, स्वाभाविक सी बात है। हालांकि अब हम आपको शिक्षा दे रहे हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, इस समय उसका पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह भी तो सत्य है सबको नहीं मिलने वाले, यह भी तो बड़ा सत्य है। तो जो रणनीति हो, जो भी नीति हो, वो केवल 2% लोगों को ध्यान में रख करके नहीं बनानी चाहिए, 98% तो उसमें शामिल नहीं होने वाले, नौकरी तो 2% की लगने वाली है। तो केवल नौकरी को ही रोजगार का साधन समझना हमारे आधुनिक समाज की सबसे बड़ी भूल है, केवल नौकरी को साधन समझना, क्योंकि वो सबको प्राप्त नहीं हो सकती, सीमित पद है, संख्या सीमित है। तो बाकी के 98% को नाकारा करके थोड़ी छोड़ दिया जाए, उनकी प्रेरणा का स्रोत भी तो हमें बनना पड़ेगा, उनको भी तो जागरूक करना पड़ेगा भैया कि सबको नहीं मिलते, हमें हाथ का हुनर आना चाहिए। और आपको आज मैं कह रहा हूं, यहां कक्षा रिकॉर्ड भी हो रही है, हजारों विद्यार्थी देखेंगे, आज भी स्किल्ड लोगों की कमी है। मैंने हर इंस्टीट्यूट में अच्छे टाइपिस्ट की कमी देखी है, अच्छे पोस्टर डिजाइनर्स की कमी है, हम जूझते हैं ऐसी कमियों से, 1-1, 2-2 लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। स्किल्ड लोगों की कमी है आज भी, ये सत्य है। तो गांधी की बेसिक शिक्षा में क्या था कि सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य हो, शिक्षा का माध्यम उद्योग या हस्तशिल्प हो। शिक्षा का माध्यम क्या हो, उद्योग या हस्तशिल्प। वर्धा में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था उस समय, देश की आजादी से पहले। उसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए कि 7 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले और अनिवार्य रूप से मिले। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मातृभाषा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कहा है, अपनी भाषा की उन्नति के बिना वहां का समाज कभी भी उन्नत नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिए, अपनी भाषा की उन्नति होगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। मातृभाषा हो, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हो। तीसरा, उसका सिखाने का माध्यम क्या, उद्योग या हस्तशिल्प।
गांधी मानते थे कि समाज के साथ भी बच्चे का जुड़ाव हो और प्रकृति के साथ भी जुड़ाव हो और उद्योग के साथ भी जुड़ाव हो। उद्योग के साथ जुड़ाव होगा तो आजीविका का साधन ढूंढ लेगा, प्रकृति का निरीक्षण होगा, प्रकृति के निरीक्षण को उन्होंने शामिल किया, बच्चों को लेकर के जाओ प्रकृति का टूर करवाने के लिए, दिखाओ, क्योंकि उससे उसको प्राकृतिक ज्ञान होगा और समायोजन का गुण विकसित होगा। क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षक ही कौन है? प्रकृति है, सबसे बड़ी शिक्षक कौन है? और तीसरा सामाजिक समाज। अरे बच्चे को आपकी कक्षाओं से निकल करके रहना तो समाज में है। जॉन ड्यूवी साहब ने भी तो यही कहा था, सामाजिक दक्षता और व्यावसायिक दक्षता, वही बात गांधी कह रहे हैं। समाज में निपुण होना है तो सामाजिक व्यवहार करना भी उसको सिखाया जाए, कैसे लोगों के साथ वार्ता करनी है, कैसे बातचीत करनी है। आप उसको कहीं लेकर के जाएं, किसी उद्योग दिखाने के लिए लेकर के जाओ, उनको ट्रिप करवाओ, ऐसे वहां के मैनेजर से कैसे बात करनी है, वहां के कर्मचारियों से कैसे संवाद करना है, मेले में ड्यूटी लगवाओ उनकी, गांव के अंदर सफाई व्यवस्था उनसे कई बार संभलवाओ, आप गांव में कोई नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाओ, गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने छात्रों की भूमिका। और ध्यान देना, सरकारी विद्यालय ये काम करते हैं, बहुत सी बार करते हैं, तो उसका कारण बच्चों में व्यावहारिकता का गुण डेवलप होता है, वरना बच्चे अव्यावहारिक हो जाते हैं। देखो, जो ये ग्राम्य शिक्षा पद्धति रही है हमारी, उससे जो निकले हुए बच्चे हैं वो व्यावहारिक तौर पे अधिक कुशल होते हैं। और आजकल के जो कुछ बच्चे होते हैं जो शहरीकरण से निकल करके आते हैं, उतने व्यावहारिक कुशल नहीं हो पाते। अरे भाई, जैसे समझिए गांव के स्कूल में कोई पढ़ा हुआ बालक है, समझना इस मेथड को, गांव में पढ़ा हुआ कोई बालक, उसको आपने 100 रुपए दिए कि जब फलानी दुकान से ये सामान खरीद करके लाना है। अब वो जाएगा, अब उसको वो सामान नहीं मिलेगा तो पड़ोसी दुकान पे पूछेगा या उसकी पड़ोसी दुकान पर भी पूछेगा, ठीक है। और सामने वाले ने कह दिया 110 रुपए में आएगा ये, तो वो कहेगा थोड़ा सा कम दे दे, ठीक है। और वो ला करके देगा और आपसे शायद जिक्र भी न करे, और वो ला करके पकड़ा देगा। और उसको कहीं 90 का आएगा तो भी वो ले आएगा। और जो इमेच्योर बच्चे होते हैं, जो केवल तोते की तरह रटे हुए होते हैं, जिनमें व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं होता, एक उदाहरण दे रहा हूं मस्ती का, वो जाएगा और उसको वो बोलेगा ना 110, तो वो वापस पूछने आएगा आपको 110 लाऊं कि नहीं लाऊं, है 90 तो भी वो गड़बड़ कर देगा। उस दुकान पे नहीं मिला तो भी वापस आएगा, वहां तो नहीं है, अरे पड़ोसी को पूछता है। और वो अपने वाले निकले हुए खतरनाक लोग 90 में आएगा तो हर हालत में लाएंगे, क्योंकि 10 बच रहे हैं। और 110 में आएगा तो वापस नहीं आएंगे कि दोबारा भेजला सो को ले चलो। तो ये भी तो जरूरी है, अरे ये भी तो समाज में जीने के लिए जरूरी है। तो ये मस्ती की बात है, खैर ये, लेकिन आपको समाज में निपुण होना है तो समाज में रह करके ही निपुण हो सकते हैं। तो गांधी की बुनियादी शिक्षा, लेकिन भाषा के संदर्भ में चिंतन करें। शिक्षा का तरीका तो हो सकता है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में अपन गांधी की बुनियादी शिक्षा का चिंतन करें तो वहां आपको बहुत अधिक अवसर नहीं मिलते। भाषा शिक्षण के, पद्य शिक्षण के अवसर नहीं मिलते, व्याकरण शिक्षण के अवसर नहीं मिलते, मौखिक अभिव्यक्ति की तो आपको अवसर मिल जाते, बाहर जाएंगे तो लोगों से संवाद करेंगे, लेकिन आपको लेखन का भी बहुत अधिक इसमें नहीं, मतलब भाषा का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान आप इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन गांधी की बुनियादी शिक्षा का जो मेथड है वो है बड़ा पावन, और आज की ये जो बेरोजगारी की समस्या पनपी है उसको दूर करने के लिए एक ये उपाय भी है। और आजकल जो संस्कारहीनता की समस्या उपजी है उसको दूर करने का भी एक कुशल क्या हो सकता है, उपाय हो सकता है। तो पहले हम लिखेंगे भाषा शिक्षण व खेल विधि। भाषा शिक्षण व खेल विधि, भाषा शिक्षण व खेल विधि। प्रतिपादक हेनरी काल्डवेल कुक, हेनरी काल्डवेल कुक। भाषा शिक्षण व खेल विधि, हेनरी काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल कुक लिखो, लिखो, हाँ आराम से हेडिंग लगाओ। भाषा शिक्षण व खेल विधि, प्रतिपादक हेनरी काल्डवेल कुक, लिखो। इनके अनुसार
इनके अनुसार केवल श्रवण व पठन से, इनके अनुसार केवल श्रवण व पठन से शिक्षा नहीं होती। इनके अनुसार केवल श्रवण व पठन से शिक्षा नहीं होती, बल्कि इसके लिए, इनके अनुसार केवल श्रवण व पठन से शिक्षा नहीं होती, बल्कि इसके लिए रुचिपूर्वक स्वाध्याय व सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बल्कि इसके लिए रुचिपूर्वक स्वाध्याय व सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बल्कि इसके लिए रुचिपूर्वक स्वाध्याय व सहानुभूति की आवश्यकता होती है। भाई इन्होंने कहा केवल श्रवण पठन से शिक्षा नहीं, उसमें रुचि भी होनी चाहिए, स्वाध्याय भी होना चाहिए। लिखिए, इन्होंने शिक्षा के क्रियात्मक, इन्होंने शिक्षा के क्रियात्मक व व्यावहारिक रूप पर बल दिया। इन्होंने शिक्षा के क्रियात्मक व व्यावहारिक रूप पर बल दिया। शिक्षा के क्रियात्मक व व्यावहारिक रूप पर बल दिया। अगली पंक्ति में लिखिए, इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करने के लिए, इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम पर्स स्कूल, इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम पर्स स्कूल में खेलों द्वारा, सर्वप्रथम पर्स स्कूल में खेलों द्वारा शिक्षा का प्रयोग किया। सर्वप्रथम पर्स स्कूल में खेलों द्वारा शिक्षा का प्रयोग किया। अगली पंक्ति में लिखिए, खेल बालक की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल बालक की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह उसकी क्रियात्मक शक्ति का, खेल बालक की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह उसकी क्रियात्मक शक्ति का परिचायक भी है। वह उसकी क्रियात्मक शक्ति का परिचायक भी है। भाई उसकी जो बच्चा खेल खेलते समय थकता थोड़ी है, और स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है खेलना, उसको अच्छा लगता है, जन्मजात खेलना अच्छा लगता है बच्चे को, और स्वाभाविक प्रवृत्ति भी। अगली पंक्ति में लिखिए, कठिन कार्य वह नीरस कार्य, जिसमें रस ना हो, नीरस, कठिन कार्य व नीरस कार्य को भी, कठिन कार्य व नीरस कार्य को भी खेलों के माध्यम से रुचिकर बनाया जा सकता है। खेलों के माध्यम से रुचिकर बनाया जा सकता है। कठिन कार्यों व, भाई जो कार्य बहुत जटिल है, नीरस है, उनको भी खेलों के माध्यम से हम कुछ हद तक क्या बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, खेल विधि में निम्न सिद्धांत उपयोगी होते हैं।
खेल विधि में निम्न सिद्धांत उपयोगी होते हैं। खेल विधि में निम्न सिद्धांत उपयोगी होते हैं। लिखे थे ना हमने 2-3। स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, नाम लिख लो केवल। स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दूसरा रुचि का सिद्धांत, खेलने में बच्चे की रुचि होती है। तीसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, खेलते समय बच्चा क्रियाशील होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। चौथा स्वतंत्रता का सिद्धांत, चौथा स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए। स्काउटिंग, स्काउटिंग अभिनय, स्काउटिंग अभिनय, समस्या मूलक खेल, समस्या ढूंढने वाले, समस्या मूलक खेल, स्काउटिंग अभिनय, समस्या मूलक खेल, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन शैक्षिक खेलों के ही विभिन्न रूप हैं। शैक्षिक खेलों के ही विभिन्न रूप हैं। शैक्षिक खेलों के ही विभिन्न रूप हैं। समझ में आ गई? स्काउटिंग भी एक तरह का खेल है भाई। छोटे बच्चों के लिए तो आप जैसे बनाओ वैसे बना लो, अपने हिसाब से डिजाइन कर लो, ठीक है। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन है, स्काउटिंग है, अभिनय है, वो भी एक तरह का क्या है? शैक्षणिक खेल ही है। अगली पंक्ति में लिखिए ध्यान रखने योग्य बिंदु। खेल विधि में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या ध्यान रखना चाहिए भाई? खेल विधि को उपयोगी बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? खेल उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, खेल बच्चों के स्तर के अनुकूल होने चाहिए, खेल बच्चों की आयु के स्तर के अनुकूल होने चाहिए, और केवल खेल में ही ना लग जाएं, हमारे उद्देश्य भी उससे पूर्ण होने। भाई अब बड़े बच्चों को आप वो गेंद वाला खेल पकड़ा दोगे, आपको पकड़ा दे जैसे कोई एक ऐसे राउंड में बैठो और ऐसे भागो एक और वो फिर वो गेंद रखो और बाद में दूसरा भागे, तो आप नहीं खेल पाएंगे उसको। छोटे 5वीं वाले बच्चे बहुत मजे से खेलेंगे, समझे आप इस बात? तो खेल उद्देश्य पूर्ण, बच्चों के स्तर के अनुकूल। मैं यहाँ कोई वाद विवाद प्रतियोगिता करवाऊं, कोई सामाजिक सांस्कृतिक, वो उसमें आप भाग ले सकते हैं गौरवपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो और हर खेल का कोई न कोई उद्देश्य हो, आपके माइंड में ये तय होना चाहिए कि इस खेल के माध्यम से मैं इस शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा। समझ में आ गए? ऐसा नहीं केवल पूरे दिन का भागो भाई, ये नहीं होना चाहिए। लिखो अगली पंक्ति में, खेल खेल शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी, खेल शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी व सोद्देश्य हो। खेल शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी व सोद्देश्य, सोद्देश्य मानी सैधन उद्देश्य गुण संधि हुई है। खेल शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी व सोद्देश्य हो, ठीक है। अगली पंक्ति में लिखिए खेल खेल छात्रों की रुचि, खेल छात्रों की रुचि, आयु, खेल छात्रों की रुचि, आयु व मानसिक स्तर के अनुकूल हो। खेल छात्रों की रुचि, आयु व मानसिक स्तर के अनुकूल हो। भाई उनका मानसिक लेवल भी उसके साथ मैच करना चाहिए, उनकी आयु के अनुसार भी हो और उनकी उसमें रुचि भी होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? अगली पंक्ति में लिखिए प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर मिले,
प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर मिले, प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर मिले। प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर मिले। अब ऐसा नहीं कि कक्षा के 10 बच्चों को तो भाग लेने का अवसर मिल गया और बाकी बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। अमूमन यही होता है। अभिनय जो कौशल होता है ना, अभिनय, उसमें कक्षा के 10 बच्चे तो भाग ले लेते हैं, अब बाकी में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भाई आप एक चीज सोचिए, स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएं होती थी, उन्हें भाषण प्रतियोगिताओं में सब बच्चे भाग थोड़ी लेते थे, इसलिए कुछ बच्चों में तो वो गुण डेवलप हो गया, लेकिन बाकी को तो स्टेज फोबिया आज भी है। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान देना भाई, आजकल देखिए जो नए स्कूल बने हैं, इनके वार्षिकोत्सव में हर बच्चे का मंच पे पार्टिसिपेशन लेना जरूरी होता है। भले वो 3 दिन चलाए कार्यक्रम, लेकिन हर बच्चे का पार्टिसिपेशन क्या होता है, आवश्यक होता है। लिखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर मिले। लिख लिया? अगली पंक्ति में आए, भाषा का, ये तो ध्यान देने योग्य बिंदु हो गए है ना। अब आगे लिखिए स्टार डाल करके कि इस विधि से भाषा का, इस विधि से भाषा का व साहित्य का क्रमबद्ध शिक्षण नहीं हो पाता। इस विधि से भाषा का व साहित्य का क्रमबद्ध शिक्षण नहीं हो पाता। इस विधि से भाषा का व साहित्य का क्रमबद्ध शिक्षण नहीं हो पाता। हो पाएगा क्या? नहीं। और ये छोटी कक्षाओं में काम में ले सकते हो, बड़ी कक्षाओं में तो बहुत कम काम में ले पाओगे। ठीक है, तो लिखिए, शब्दों व वाक्यों के खेल, शब्दों व वाक्यों के खेल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। शब्दों व वाक्यों के खेल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। शब्दों व वाक्यों के खेल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। छोटे छोटे बच्चों को तो छोटे छोटे शब्दों के खेल दे सकते हो, अब बड़े बच्चों को थोड़ी दे पाएंगे, वो उसमें ऐसे उनको ऐसे लगेगा ये तो हमारे जो है ना पर्सनैलिटी के साथ धोखा हो गया। अगली पंक्ति में लिखिए, साहित्यिक व सांस्कृतिक आयोजन, बड़े बच्चों को क्या करवाओगे? ये करवाओगे। साहित्यिक व सांस्कृतिक आयोजन उच्च स्तर के लिए उपयोगी। साहित्यिक व सांस्कृतिक आयोजन उच्च स्तर के लिए उपयोगी। साहित्यिक व सांस्कृतिक आयोजन उच्च स्तर के लिए उपयोगी। अगली पंक्ति लिखिए, किंतु ये सब सह शैक्षणिक क्रिया, किंतु ये सब सह शैक्षणिक क्रिया, किंतु ये सब सह शैक्षणिक क्रिया के रूप में ही उपयोगी है। किंतु ये सब सह शैक्षणिक क्रिया के रूप में ही उपयोगी है, भाषा के समग्र रूप का ज्ञान देने हेतु नहीं। भाषा के समग्र रूप का ज्ञान देने हेतु नहीं। अरे हमने निचोड़ निकाल दिया लास्ट में भाई, सहगामी सह पाठ्यगामी क्रियाओं के रूप में तो खेल विधि ठीक है भाई, इससे थोड़ी थोड़ी रुचि बनी रहेगी। सह शैक्षणिक क्रिया के रूप में तो ठीक है, लेकिन इनको मुख्य विधि बना लें, इसी के माध्यम से आप सिखाना चाहो तो ये कभी भी संभव है। भाषा का पूर्ण ज्ञान इनसे संभव नहीं। सह शैक्षणिक क्रिया मतलब समझ गए, शैक्षणिक क्रियाओं के साथ साथ जो क्रियाएं चलती है उनके रूप में तो ये ठीक है, बाकी इससे कंप्लीट भाषा का ज्ञान कतई संभव नहीं है। समझ में आ गई? अगली विधि लिखो, भाषा शिक्षण व बेसिक शिक्षा। भाषा शिक्षण व बेसिक शिक्षा।
भाषा शिक्षण व बेसिक शिक्षा। गांधी जी का एक कथन लिखो, महात्मा गांधी। भाषा शिक्षण व बेसिक शिक्षा, गांधी जी का एक कथन लिखो। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, इन्वर्टेड कोमा में लिखे ना कथन को। गांधी जी क्या कहते हैं? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक, शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक तत्वों के विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक तत्वों के विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास से है। साक्षरता शिक्षा नहीं है, इसी में लिखना, साक्षरता शिक्षा नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। साक्षरता, अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, साक्षरता शिक्षा नहीं है। लिखो इसी में आगे, शिक्षा का आरंभ, शिक्षा का आरंभ, शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं, शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं, अपितु, शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं अपितु किसी उपयोगी उद्योग, किसी उपयोगी उद्योग व शिल्प से होना चाहिए। किसी उपयोगी उद्योग व शिल्प से होना चाहिए। तो बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट इस लाइन में आ गया। अरे गांधी जी का जो विचार दर्शन है वो प्रकट हो गया। इन्होंने कहा अक्षर सिखाना शिक्षा नहीं है, और शिक्षा का आरंभ अक्षर उसे होना भी नहीं चाहिए, किसी उद्योग से होना चाहिए ताकि व्यक्ति काम सीखे। ठीक है, कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। आज की बेरोजगारी का सबसे सटीक निराकरण का उपाय गांधी ने दिया है। अगली पंक्ति में लिखिए, ये कथन हो गया। अब लिखो 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में वर्धा में 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। उन्नीस सौ 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव 7 वर्ष तक की 7 वर्ष तक की प्राइमरी शिक्षा, 7 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन। 60 मत लिख देना, 7 60 लिख दिया। नहीं नहीं, हाँ इतना बावड़ा तो कौन नहीं मतलब है। 7 वर्ष तक की प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य निशुल्क हो, अनिवार्य व निशुल्क हो, अनिवार्य भी हो और निशुल्क भी हो। ठीक है। दूसरा माध्यम लिखो, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
तीसरा, उद्योग या हस्तशिल्प द्वारा, उद्योग या हस्तशिल्प द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। उद्योग या हस्तशिल्प द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, बेसिक शिक्षा में, या बुनियादी शिक्षा लिख लो, हिंदी पढ़ रहे हैं। ये तीनों सिद्धांत हो गए, प्रस्ताव आ गए वर्धा सम्मेलन में। अब लिखो, बुनियादी शिक्षा में किसी भी विषय की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा में किसी भी विषय की शिक्षा 3 माध्यमों से प्रदान की जाती है। बुनियादी शिक्षा में किसी भी विषय की शिक्षा 3 माध्यमों से प्रदान की जाती है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा में किसी भी विषय की शिक्षा 3 माध्यमों से प्रदान की जाती। 3 माध्यम होते हैं शिक्षा के। पहला माध्यम क्या है? उद्योग या हस्तशिल्प। उद्योग या हस्तशिल्प, या ऐसा लिख लो ना, हाँ ठीक है, उद्योग या हस्तशिल्प। हस्तकार्य लिख लो शिल्प के बजाय। हस्तकार्य, देखो हस्तकार्य का गांधी जी ने क्यों कहा, समझाया हुआ है, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है भाई। गांधी मानते कि स्वयं करके सीखे वो ज्यादा ठीक है, जीविका का माध्यम मिलेगा इससे। तो लिखो, गांधी जी स्वयं करके सीखना, इसमें लिखो, एक एक लाइन लिखवा देता हूं। स्वयं करके सीखना, इन्वर्टेड कोमा में बंद करो। स्वयं करके सीखना गांधी जी के विचार में, स्वयं करके सीखना गांधी जी के विचार में सर्वाधिक प्रभावी, स्वयं करके सीखना गांधी जी के विचार में सर्वाधिक प्रभावी अधिगम माध्यम है। स्वयं करके सीखना गांधी जी के विचार में सर्वाधिक प्रभावी अधिगम माध्यम है। अधिगम मानी, अरे सबसे अच्छा माध्यम खुद व्यक्ति कार्य करके सीखे, वो सबसे उत्तम तरीका गांधी जी के मान। और उद्योगों को क्यों ले रहे हैं हस्तशिल्प को, इसका कारण मैंने समझा दिया, पंक्तियां भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिखो, प्रकृति का निरीक्षण। प्रकृति का निरीक्षण, भाई इन्होंने कहा कि व्यक्ति को रहना तो जीवन भर प्राकृतिक परिवेश में ही है। अरे भाई हमारा जीवन रहता तो प्रकृति की गोदी में ही है, तो हमें प्रकृति का सामान्य ज्ञान भी होना। तो इसके लिए जो है ना, क्योंकि प्रकृति से व्यक्ति समायोजन सीखता है। भाई प्रकृति की सबसे बड़ी शिक्षा ही क्या है? परिवर्तनशीलता। व्यक्ति सीखता है इन तमाम चीजों से। तो ये प्रकृति के करीब, और प्रकृति के करीब गए हुए व्यक्ति भावुक होते हैं, हिंसक नहीं होते, समायोजन की उनमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लिखिए, प्रकृति के निरीक्षण से, प्रकृति के निरीक्षण से विद्यार्थी, प्रकृति के निरीक्षण से विद्यार्थी समायोजन व व्यवहार, प्रकृति के निरीक्षण से विद्यार्थी समायोजन व व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। प्रकृति के निरीक्षण से विद्यार्थी समायोजन व व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। और तीसरा बिंदु इन्होंने क्या माना? सामाजिक कार्य। आजकल स्कूल में बच्चों से कोई काम करवा ले तो दूसरे दिन अखबार की खबरें बन जाती है, इसलिए बच्चे आजकल जो है ना काम करने लायक रहे ही नहीं। गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम ही सामाजिक कार्य होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मान लीजिए गांव में आज कोई मेले का आयोजन है, उसे मेले की व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी आपने बच्चों को दी है, तो वास्तविक परिस्थिति ज्ञान का उनको प्रयोग कहां करना है? समाज में ही तो करना है। वास्तविक परिस्थिति तो उन्होंने वहीं देखी कि यहां आने वाले अतिथियों का कैसे स्वागत करना है, ये व्यवस्थाएं कैसे संभालनी है, अनुशासन कैसे रखवाना। तो वो ज्ञान डेवलप कक्षा में थोड़ी होगा, वो तो उस उचित वास्तविक परिस्थिति में ही होगा। लिखिए, सामाजिक कार्य,
समाज के साथ सक्रिय भागीदारी, इसमें एक लाइन लिख लो, समाज के साथ सक्रिय भागीदारी, समाज के साथ सक्रिय भागीदारी, ज्ञान व अनुभव, समाज के साथ सक्रिय भागीदारी, ज्ञान व अनुभव की प्राप्ति का ज्ञान व अनुभव की प्राप्ति का सहज माध्यम है, ज्ञान व अनुभव की प्राप्ति का सहज माध्यम है। ठीक है भैया, भाई समाज में रहेंगे तभी ज्ञान मिलेगा, तभी अनुभव। समाज, भाई आप देखना कुछ बच्चे हॉस्टल में रह करके आते हैं बचपन से लेकर के 25 साल तक, ठीक है, अपने गांवों के समाज में उनको अमूमन ऐसे पागल की तरह ट्रीट किया जाता है, मानते हो ना, बूढ़े व्यक्ति तो ऐसे कहते इन होश को नहीं, ऐसा कहते, कारण बेचारे का उसका दोष थोड़ी है, उसने आपके सामाजिक जो षड्यंत्र होते हैं उसमें कभी भूमिका निभाई ही नहीं। अरे समाज में तो षड्यंत्र भी चलते हैं, शादी ब्याह में कैसे किसको राजी रखना है, किसको प्राथमिकता देनी है, ये ज्ञान समाज में रहेंगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से। सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी होगी तभी तो बहुत होगा कि किसको किस स्थान पे किस ढंग से किन शब्दों से ट्रीटमेंट करना, उसको पता ही नहीं रहेगा। वो आएगा ऐसे बटन खुले चश्मा लगा कर, आए क्या है कैसे, अरे तेरे दादू साहब बैठे हैं यार, यहाँ आते इनको प्रणाम, उसका दोष नहीं है। सामाजिक सक्रियता ही ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति का सहज माध्यम है। अगली पंक्ति में लिखिए, ये हो गई तीनों चीजें। अब अगली पंक्ति में लिखिए, अगली पंक्ति में भाषा शिक्षण की दृष्टि से, भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विधि, भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विधि केवल, भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विधि केवल आधारभूत, भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विधि केवल आधारभूत भाषा व्यवहारों के ज्ञान के लिए, भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विधि केवल आधारभूत भाषा व्यवहारों के ज्ञान के लिए उपयुक्त है। आधारभूत भाषा व्यवहारों के ज्ञान के लिए उपयुक्त है। आधारभूत भाषा का ज्ञान मिल सकता है, इससे पाणिनि की व्याकरण का ज्ञान थोड़ी मिल सकता है, वो नहीं मिल सकता। क्रमबद्ध भाषा का ज्ञान मिल सकता है क्या? नहीं। साहित्य का ज्ञान मिल सकता है क्या? नहीं। लेकिन समाज में वास्तविक परिस्थिति में संवाद कैसे करना है, अपन भाषा के संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं, अन्य विषयों में भी आएगी ये विधि बुनियादी शिक्षा, अपन तो हिंदी के संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं, तो भाषा का इसका व्यावहारिक ज्ञान कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन क्रमबद्ध और सुनियोजित ज्ञान नहीं मिल सकता। लिखिए अगली पंक्ति में, हमने क्या लिखा? भाषा व्यवहारों के ज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन मानक भाषा, लेकिन मानक भाषा, भाषा के औपचारिक स्वरूप, लेकिन मानक भाषा, भाषा के औपचारिक स्वरूप, व्याकरण, साहित्य की विविध विधाओं, साहित्य की विविध विधाओं के शिक्षण का, साहित्य की विविध विधाओं के शिक्षण के अवसर, साहित्य की विविध विधाओं के शिक्षण के अवसर यहां काफी सीमित है। साहित्य की विविध विधाओं के, साहित्य की विविध विधाओं के शिक्षण के अवसर यहां काफी सीमित है। वैसे व्याकरण नहीं सीखी जा सकती, साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, उनका ज्ञान नहीं मिल सकता सबका, सीमित अवसर मिलेंगे उन सबको सिखाने के। ठीक है, भाषा के औपचारिक स्वरूप का ज्ञान भी यहां नहीं हो पाएगा। भाई एक तो होता औपचारिक और एक होता अनौपचारिक। अगली पंक्ति में लिखे, इन कारणों से, इन कारणों से यह प्रणाली, इन कारणों से यह प्रणाली उच्च स्तर पर,
इन कारणों से यह प्रणाली उच्च स्तर पर भाषा के पूर्ण ज्ञान के इन कारणों से यह प्रणाली उच्च स्तर पर भाषा के पूर्ण ज्ञान के शिक्षण के लिए भाषा के पूर्ण ज्ञान के शिक्षण के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, अनुपयुक्त मानी जाती है। ठीक है भैया, भाई इससे भाषा का सामान्य आधारभूत ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आपको भाषा के मानक स्वरूप का ज्ञान इसमें नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, यह है आपकी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। इसी के साथ भाषा शिक्षण की आधुनिक जो प्रणालियां हैं वो यहां विश्राम लेते। ओके, जय हिंद।